Hi everyone, welcome back to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here with another topic. And today's topic of discussion will be blood clotting, and it is included in the chapter body fluid and circulation, and this is part 2 of the chapter. So stay tuned with me and thank you so much for clicking on my video. So in this video I am going to discuss about following topics: types of blood clot, enzyme cascade theory, clotting factors, two distinct pathways of coagulation, intrinsic pathway and extrinsic pathway, then some anticoagulants which inhibit these blood coagulation pathway. तो सबसे पहले वी नीड टू नो व्हाट इज ब्लड क्लॉट. ब्लड क्लॉट, जब भी कोई क्लॉट फॉर्म होता है येलोइश, पील और समटाइम्स रेडिश कलर का, जहाँ पे भी हमारा वुंड होता है, जहाँ पे भी इंजरी होती है, तो वो क्या करता है, ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करता है. उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट बोलते हैं. जर्नली ब्लीडिंग टाइम हमारा 1 to 3 मिनट का होता है और क्लोटिंग टाइम 2 to 8 मिनट का होता है. कभी कभी जो ब्लड क्लोट्स हैं वो इंटैक्ट ब्लड वेसल्स में भी फॉर्म हो जाते हैं. इंटैक्ट ब्लड वेसल्स का मतलब है कि मान लो मेरी फिंगर इंजर्ड हो गई, नाइफ से कट गई, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी ब्लड वेसल्स होगी, वो कैपिलरीज हो, वो हमारी आर्टरीज हो या वीन्स हो, ठीक है, तो वो इंटैक्ट जो ब्लड वेसल्स है उसमें भी कई बार क्लोट फॉर्म हो जाता है, जिसके बेसिस पे हम ब्लड क्लोट को टू टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट है थ्रोम्बस क्लोट, सेकेंड है एम्ब्यूलस क्लोट. तो यहाँ पे जो थ्रम्बस क्लोट होता है वो स्टैटिक क्लोट होता है. स्टैटिक का मतलब होता है एक ही जगह पे रहना. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ब्लड वेसल शो करी गई है, ये इसकी एंडोथीलियम लाइनिंग है. ब्लड वेसल्स की जो कवरिंग होती है, जो लाइनिंग होती है, उसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे हमें क्लोट दिख रहा है जो एक पोजीशन पे फिक्स है, इसीलिए हम इसको स्टैटिक क्लोट बोलते हैं, जो ग्रो करता रहेगा और अल्टीमेटली ये क्या करेगा, इस ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देगा, ठीक है. तो इसकी वजह से क्या को क्या हमारे लिए डेंजरस सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है. अगर ये ब्लड क्लोट हमारा कोरोनरी आर्टरी में या कोरोनरी वेसल में फॉर्म हो रहा है, किसमें, कोरोनरी वेसल. वेसल का मतलब है कोरोनरी आर्टरी भी हो सकती है, कोरोनरी वीन भी हो सकती है. कोरोनरी वर्ड यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड है. तो अगर वो कोरोनरी वेसल में ब्लड क्लोट फॉर्म हो रहा है जो कि स्टैटिक है, एक पोजीशन पे फिक्स हो रहा है, एंडोथेलियम लाइनिंग के अलोंग ग्रो कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो कोरोनरी वेसल को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा और यहाँ पे हार्ट अटैक के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे. अगर ये हमारा सिफेलिक थ्रोम्बोसिस है, सिफेलिक वर्ड ब्रेन से आया है, तो ब्लड वेसल्स, सॉरी, ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स मिलती हैं, अगर उसके अंदर हमारा स्टैटिक क्लोट फॉर्म हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सिफेलिक थ्रोम्बोसिस, जिसकी वजह से हम पैरालिसिस भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे हम दूसरे टाइप के क्लोट की बात करते हैं जो एम्बोलस है. एम्बोलस हमारा मूविंग क्लोट होता है. जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है एक क्लोट फॉर्म हुआ, वो टूट गया और वो फिर ब्लड फ्लो के साथ मूव कर रहा है, ठीक है. ये अल्टीमेटली डिसोल्व तो हो जाएगा ब्लड में, बट समटाइम्स इट मूव्स टू द ब्रेन एंड समटाइम्स इट मूव्स अप टू द हार्ट, समटाइम्स इट मूव्स अप टू द किडनी. तो ये जो ब्लड क्लोट है, जो मूविंग ब्लड क्लोट होता है, ये डेंजरस होता है. वाई? बिकॉज इसका मूविंग नेचर होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉट की. जो मैकेनिज्म है उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम कैस्केड थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं. जो ये एंजाइम कैस्केड थ्योरी है, ये प्रपोज्ड की गई थी यहाँ पे मैकफेरलेन एंड कोवर्कर्स के साथ थ्रू. अब ये जो हमारी एंजाइम कैस्केड थ्योरी है, ये 3 स्टेप में ब्लड क्लॉट को पूरा करती है. पहला होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करना. सेकंड होता है कन्वर्जन किसका, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन के अंदर. थर्ड होता है कन्वर्जन ऑफ फिब्रोजन इनटू फिब्रिन. इसको डिटेल में स्टडी करते हैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू. जैसे कि हमें पता है जब भी हमारी बॉडी में कोई कट लगेगा, कोई इंजरी होगी, तो हमारा कोई टिश्यू या ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो जाएगा. जैसे ही हमारा ब्लड वेसल्स इंजर्ड होगा तो वो सिंथेसाइज करेगा एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन को. इसी तरह हमारे ब्लड के अंदर हमने हमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ब्लड हमारा प्लाज्मा से मिलके बना होता है और प्लाज्मा के अंदर हमारी ब्लड कार्पसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से एक ब्लड कार्पसल्स होती है प्लेटलेट, जो ब्लड क्लोटिंग में मेजर रोल प्ले करती है. तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी हमारा
इंजरी होती है, कट होता है, वुंड होता है, वहाँ पे 2 चीज़ें हमारे पास होंगी, ब्लड प्लेटलेट्स होंगी और इंजर्ड टिश्यू होंगे। तो जो इंजर्ड टिश्यू होंगे वो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन को सिंथेसाइज़ करेंगे और ब्लड प्लेटलेट्स जो होंगी वो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन को सिक्रेट करेंगी या सिंथेसाइज़ करेंगे। अब दोनों ही जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, दोनों ही क्या करेंगे, प्लाज्मा के प्रोटीन्स के साथ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो हमने बात की है, थ्रोम्बिन प्रोटीन है, ग्लोब्युलिन्स है, एल्ब्यूमिन है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो यहाँ पे वो थ्रोम्बिन के साथ रिएक्ट करेगी और ये कैल्शियम की प्रेजेंस में ही रिएक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही ये प्लाज्मा के प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, प्रो वर्ड जो होता है वो हमारा प्राइमरी के लिए यूज होता है, और बेसिकली वो प्राइमरी जो प्रोडक्ट होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में वो इनएक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है वो इनएक्टिवेट होगा, ठीक है, वो कन्वर्ट होगा थ्रोम्बोकाइनेज में। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज क्या है, एक एंजाइम है जो काइनेज एक्टिविटी शो करेगा, जो फोस्फेट को क्या करेगा, रिमूव करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो थ्रोम्बोकाइनेज है वो एक एंटी हेपरिन प्रोटीन है। हेपरिन प्रोटीन, मैंने बोला एंटी हेपरिन प्रोटीन, तो यहाँ पे जो हेपरिन है वो क्या करता है, वो ब्लड क्लॉट को इनहिबिट करता है, वो ब्लड क्लॉट होने नहीं देता। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इनहिबिट करना पड़ेगा अगर हमें ब्लड क्लॉट फॉर्म करनी है। तो यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज एक एंटी हेपरिन प्रोटीन की तरह एक्ट करता है और एंटी हेपरिन इंजाइम की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हेपरिन प्रोटीन है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो थ्रोम्बोकाइनेज है वो क्या करता है, वो प्रोथ्रोम्बिन, एक जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है जो कि एक्टिव फॉर्म होती है, और ऐसा ये कैल्शियम की प्रेजेंस में ही कर पाता है। अब जो यहाँ पे थ्रोम्बिन है जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो फिब्रिनोजन प्रोटीन, एक फिब्रिनोजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है हमारा ब्लड के अंदर, जो कि एक सोल्यूबल प्रोटीन होता है। उसकी पोलिमराइजेशन होती है, पोलिमराइजेशन का मतलब होता है उस बहुत सारे फिब्रिनोजन प्रोटीन यहाँ पे चेन की फॉर्म में यहाँ पे क्या करेंगे, एक नेटवर्क क्रिएट कर देंगे, या एक जो एक चेन फॉर्म करता है, और वो चेन जो है एक नेटवर्क फॉर्म कर देती है ऐसी जगह पे जहाँ पे क्या होता है, हमारी इंजरी होती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है और हमारा जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। अब यहाँ पे जहाँ ब्लीडिंग होती है, जहाँ पे वहाँ पे एक पेल येलो कलर का लिक्विड कभी 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 निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, और इस सीरम के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो भी हमारे बैक्टीरिया के साथ फाइट करती हैं जहाँ पे हमारा वुंड होता है। ठीक है, अब ब्लड जो है, ब्लड के अंदर से अगर हम ब्लड कार्पसल्स को निकाल दें, ब्लड कार्पसल्स में क्या होती हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, और क्या होती हैं, प्लेटलेट्स। अगर हम इनको निकाल देते हैं तो बचता क्या है, सिर्फ प्लाज्मा बचता है, और प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब अगर हम प्लाज्मा से फिब्रिनोजन को भी निकाल दें और लार्ज प्रोटीन को जैसे ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, इन सबको भी निकाल दें, तो हमारा क्या बच जाएगा, सिर्फ सीरम बच जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड कोएगुलेशन पाथवेज की। देर आर टू डिफरेंट ब्लड कोएगुलेशन पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। जो हमारा लीवर होता है वो इन इंट्रिंसिक पाथवेज में रोल प्ले करने वाले फैक्टर्स को, जिसको हम कोएगुलेशन फैक्टर बोलते हैं या फिर प्रोटीन्स बोलते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करता है या सिंथेसाइज करता है। अब जो ये दो डिस्टिंक्ट पाथवे हैं जिसको मैं इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक पाथवे बोल रही हूँ, उनमें से कोई भी पाथवे यहाँ पे क्या स्टार्ट कर सकता है, ब्लड कोएगुलेशन, मतलब ब्लड क्लोट करने की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे वो इनिशिएट कर सकता है। जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो हमारा लूमेन के अंदर होता है, लूमेन मतलब अंदर का जो स्पेस है। ठीक है, जो स्पेस है किसके अंदर, यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर का जो स्पेस है उसको लूमेन बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब इंट्रिंसिक पाथवे अपना काम कर रहा होता है तो उसको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्लोटिंग फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, और प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो वस्कुलर सिस्टम के अंदर मिलता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है, क्योंकि इसको लूमेन की जरूरत होती है। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है वो यहाँ पे टिश्यू फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट के थ्रू इनिशिएट होता है, मतलब जब टिश्यू में क्या होगी, हमारी
इंजरी होगी, जब टिश्यू में कोई इंजरी होगी तभी ये क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे ही टिश्यू के अंदर इंजरी होगी वो एक थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन रिलीज करेगा, और हमारी जो कैस्केड है, जो इवेंट है डिफरेंट एंजाइम्स का ब्लड कोएगुलेशन के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो स्टार्ट हो जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड दीज बोथ पाथवेज इनटू डिटेल। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो इंट्रिंसिक पाथवे को शो कर रहा है, पिंक कलर एक्सट्रिंसिक पाथवे को शो कर रहा है, और दोनों ही कॉमन पाथवे को यहाँ पे जनरेट करते हैं जो कि ग्रीन कलर में शो किया गया है। यहाँ पे हमारे डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं ब्लड कोएगुलेशन में, वो शो किए गए हैं। जैसे फैक्टर 1 को हम फिब्रिनोजन बोलते हैं, फैक्टर सेकंड को हम प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं, थ्रोम्बिन बोलते हैं। थर्ड को टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर बोलते हैं हम यहाँ पे। फोर्थ जो होता है वो कैल्शियम होती है, एक्चुअली कोफैक्टर होता है ये, जो हमारे डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। फिफ्थ जो होता है वो लेबल फैक्टर होता है, प्रो एसिलरीन होता है। सिक्स्थ होता है अनअसाइंड, मतलब इसको असाइन नहीं किया गया है अभी। और जो सेवेंथ है वो स्टेबल फैक्टर होता है, प्रो कन्वर्टिन इसको बोला जाता है। एट्थ जो होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है। ठीक है, ये अब्सेंट होता है उन पेशेंट में या उन लिविंग बींग्स में या फिर उन ह्यूमन बींग्स में जिसमें हीमोफीलिया पाया जाता है। हीमोफीलिया ए जिसमें होता है उसके अंदर ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो फैक्टर 8 होता है वो अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर कोई भी इंजरी अगर हो रही है, कोई टिश्यू डैमेज हो रहा है, तो ब्लड फ्लो रुक नहीं पाता। जो नाइन्थ है ये प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट है, जिसको क्रिस्टमस हमारा क्रिसमस फैक्टर भी बोला जाता है। जो टेंथ होता है उसको स्टोवर्ट प्रोवर फैक्टर बोलते हैं। इलेवेंथ को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर बोला जाता है। ट्वेल्थ को हेगमैन फैक्टर बोलते हैं। और हमारा जो यहाँ पे 13 है वो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। तो देर आर 13 फैक्टर जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं ये लीवर के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इनके सिंथेसिस के लिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। और इनको हम, जैसे कि आपने देखा, रोमन लेटर्स के थ्रू हम रोमन नंबर्स के थ्रू, सॉरी लेटर्स नहीं, रोमन नंबर्स के थ्रू इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ पे जो पीएल होता है वो होता है हमारा प्लेटलेट मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड। टीएफ हमारा टिश्यू फैक्टर होता है। ए होता है एक्टिवेटेड फॉर्म। अगर यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब होता है कि जो फैक्टर है जो रोमन लेटर में शो किया गया है, रोमन नंबर में जो शो किया गया है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे की। इंट्रिंसिक पाथवे तब स्टार्ट होता है जब ब्लड ट्रोमा हो जाए। ब्लड ट्रोमा जब होगा तभी हमारा क्या स्टार्ट होगा, इंट्रिंसिक पाथवे होगा। इसमें कौन कौन से फैक्टर मेजर रोल प्ले करेंगे, ट्वेल्थ, इलेवेंथ, नाइन्थ एंड हमारा क्या, सेवेंथ। इसमें हमारा सेवेंथ भी आता है, एट्थ आता है, सेवेंथ नहीं आता, एट्थ आता है। इसमें क्या होगा, ट्वेल्थ होगा, इलेवेंथ होगा, नाइन्थ होगा और एट्थ, ये फैक्टर इसमें मेजर रोल प्ले करेंगे। जब हमारा फैक्टर ट्वेल्थ है वो कॉन्टैक्ट में आएगा, किसके कॉन्टैक्ट में आएगा, एक्सपोज्ड कोलेजन। देखो, जो कोलेजन है वो कब एक्सपोज होगा, कोलेजन हमारा एक फिब्रस प्रोटीन होता है। कोलेजन हमारा क्या होता है, एक फिब्रस प्रोटीन होता है जो हमारी एंडोथेलियम लाइनम की फॉर्मेशन करेगा ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स अगर डैमेज है तो कोलेजन क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। जैसे ही एक्सपोज्ड कोलेजन के यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आएगा फैक्टर ट्वेल्थ, तो वो एक्टिवेट होके अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म फॉर्म कर देगा ट्वेल्थ ई। अब ये कैटेलाइज करेगा एक्टिवेशन किसका, इलेवेंथ को, और उसको कन्वर्ट कर देगा एक्टिवेटेड फॉर्म इलेवेंथ ई में। देन अगेन नाइन्थ को ये एक्टिवेट करेगा नाइन्थ ई में। अब हमारा यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं, नाइन्थ ए क्या करेगा, यहाँ पे फैक्टर हमारा जो एट्थ है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो है उसको यहाँ पे क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे, प्लेटलेट मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड्स जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक्टिवेटेड फैक्टर हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर नाइन्थ यहाँ पे एक्टिवेटेड है नाइन्थ ए में। हमारा एट्थ फैक्टर एक्टिवेटेड है, प्लेटेड फोस्फोलिपिड्स हैं जो एक्टिवेट करेंगे, कलेक्टिवली एक्टिवेट करेंगे किसको, फैक्टर टेंथ को। ये फैक्टर टेंथ जो होता है इसी को हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी बोलते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैक्टर टेंथ ए में।
अब यहाँ पे फैक्टर 10th के एक्टिवेट होने के बाद एक कॉमन पाथवे जनरेट होता है। कॉमन पाथवे मतलब इस पाथवे को इंट्रिंसिक पाथवे भी फॉलो करता है और इस पाथवे को एक्सट्रिंसिक पाथवे भी फॉलो करता है। तो जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो किस में एंटर कर गया है, अब एक कॉमन पाथवे में। ठीक है, जो किसके बाद स्टार्ट हुआ, जब हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया, किसमें, थ्रोम्बिन में। जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है तो वो कन्वर्ट कर देता है प्रोथ्रोम्बिन को, किसमें, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, और जो फिब्रिनोजन है उसकी पोलिमराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, वो एक चेन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिब्रिन इनसोल्यूबल प्रोटीन को में फिब्रिन को कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर की, किसकी, एक्सट्रिंसिक पाथवे की, सॉरी। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है वो वस्कुलर टिश्यू में ट्रोमा होने की वजह से एक्टिवेट होता है। जो वस्कुलर टिश्यू किसको सराउंड किए हुए हैं, एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यूज को। वस्कुलर वर्ड ब्लड के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, ब्लड टिश्यूज के लिए यूज किया जाता है। अब ये बहुत सारे फैक्टर कलेक्टिवली रिलीज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फैक्टर। हमने पढ़ा है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है टिश्यू फैक्टर की वजह से। अब ये जो टिश्यू फैक्टर है या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, या फिर हम इसको फैक्टर क्या बोलते हैं, इसको हम फैक्टर बोलते हैं थर्ड, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। यहाँ पे हमारा कौन सा फैक्टर होता है, फैक्टर थर्ड। ठीक है, अब जो ये थर्ड होता है ये किस में पाया जाता है, ब्रेन में भी पाया जाता है, लंग्स में भी पाया जाता है और प्लेसेंटा में भी पाया जाता है। यही मेजर रोल प्ले करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को क्या करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। और ये कब एक्टिवेट होगा, जब भी कहीं टिश्यू में, टिश्यू फैक्टर में क्या होगी, क्या होगी, इंजरी होगी, और वो इंजरी होने के बाद ये किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट एक्सपोज होगा, फैक्टर 7th ए के। जैसे ही ये फैक्टर 7th ए के साथ एक्सपोज होता है, क्या, टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर कब रिलीज हुआ, जब टिश्यू डैमेज हो गया, या ब्रेन में, लंग्स में, प्लेसेंटा में, कहीं पे भी टिश्यू हमारा डैमेज हुआ, तो फैक्टर थर्ड जो है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन वो एक्टिवेट होगा। किसके कॉन्टेक्ट में आया, फैक्टर 7th की, और वो एक्टिवेट होके फैक्टर 7th ए फॉर्म करता है। ये फर्दर एक्टिवेट करता है किसको, नाइन्थ, नाइन्थ को किसमें, नाइन्थ ए में। फिर ये फर्दर एक्टिवेट करता है 10th को 10th ए में, जो कि एक कॉमन पाथवे में देन एंटर कर जाता है। जो 10th ए होता है वो क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है, और वो कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। और जब थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है तो वो फिब्रिनोजन की पोलिमराइजेशन करके, क्योंकि फिब्रिनोजन हमारा सोलबल प्रोटीन है, और जब उसकी पॉलीमराइजेशन हो जाती है, जो बहुत सारे फिब्रिनोजन एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक चेन फॉर्म करते हैं, जिसको हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। और चेन फॉर्म होते ही वो फिब्रिन बन जाता है, मतलब वो एक फाइबर बन जाता है जो कि इनसोलबल होगा, और वो एक स्टेबल क्लॉट यहाँ पे फॉर्म कर देता है। Let's study about some differences between intrinsic pathway and extrinsic pathway. जो intrinsic pathway है उसको हम contact activation pathway बोलते हैं, और extrinsic pathway को tissue factor pathway बोलते हैं। तो जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो तब स्टार्ट होता है जो वो फॉरेन सरफेस लाइक कोलेजन के साथ क्या आता है, कांटेक्ट में आता है। और ये कैसा कब होता है, जब एंडोथेलियम डैमेज हो जाती है। और एंडोथेलियम क्या होती है, ये लाइनिंग फॉर्म करती है ब्लड वेसल्स की। अब ब्लड वेसल कौन कौन सी हो सकती हैं, आर्टरीज हो सकती हैं, वीन्स हो सकती हैं, और कैपिलरीज हो सकती हैं। ठीक है, अब जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो तब स्टार्ट होता है जब ब्लड किसके कांटेक्ट में आता है, टिश्यू फैक्टर के। और टिश्यू फैक्टर कब एक्टिवेट होगा, जब टिश्यू डैमेज होगा, या तो ब्रेन में, या लंग्स में, या प्लेसेंटा में। यहाँ पे टिश्यू फैक्टर और फैक्टर जो 7th है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे 12th प्री कैलिक्रीन और HMV डब्ल्यू के, और 11th और 9th एंड फैक्टर 8th, ये सब मेजर रोल प्ले करते हैं। दोनों ही पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, लीड करते हैं कॉमन पाथवे में, जिसके अंदर होता है फैक्टर 10th, जिसको एक्टिवेशन के बाद ये क्या बन जाता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और को फैक्टर 7th होता है, PF3 होता है। PF क्या है, हमारा यहाँ पे फोस्फोलिपिड फैक्टर। और यहाँ पे कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन, ये सब किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कॉमन पाथवे के अंदर। अब फिब्रिनोजन यहाँ पे पोलिमराइजेशन के बाद फिब्रिन बनाता है, और वो क्रॉस लिंक होके फिब्रिन नेटवर्क बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है। बट ये ऐसा किसके रिस्पॉन्स में होता है, फैक्टर 13 के, कैल्शियम के और थ्रोम्बिन के रिस्पॉन्स में होता है। अब हम बात करते हैं कुछ एंटीकोएगुलेंट्स की। देर आर मैनी एंटीकोएगुलेंट्स
जो प्रिवेंट करते हैं अननेसेसरी कोएगुलेशन। अगर हमारी बॉडी में अननेसेसरी कोएगुलेशन होगी तो ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और हमारा पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए क्या होते हैं, कुछ एंटी कोएगुलेंट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से खून का थक्का या फिर हम बोले ब्लड क्लॉट नहीं फॉर्म होता। तो इसमें आता है प्रोटीन सी। प्रोटीन सी एक विटामिन के डिपेंडेंट सीरीन प्रोटीएज एंजाइम होता है, जो क्या करता है फैक्टर फिफ्थ को और फैक्टर एट्थ को क्या करता है या डिग्रेड करता है, क्योंकि फैक्टर एट्थ मेजर रोल प्ले करता है कॉमन पाथवे में एंटर करने करते टाइम। एंटी थ्रोम्बिन एक सीरीन प्रोटीन प्रोटीएज इनहिबिटर होता है, जो डिग्रेड करता है थ्रोम्बिन को। और थ्रोम्बिन को डिग्रेड करके ये किस किस फैक्टर को अफेक्ट करता है, फैक्टर 9th ए, फैक्टर 10th ए, फैक्टर 11th ए एंड फैक्टर 12th ए। एक होता है टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर। अगर टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर एक्टिवेट हो जाए तो एक्सट्रिंसिक पाथवे हमारा इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा टिश्यू फैक्टर का जो एक्शन है वो लिमिट हो जाएगा और जो ये फैक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपना एक्शन नहीं शो कर पाएंगे, क्योंकि यही क्या हो गया है, इनहिबिट हो गया है। फिर होता है प्लाज्मिन। प्लाज्मिन जनरेट किया जाता है जब प्लाज्मिनोजन का प्रोटीन तोड़ दिया जाए। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज का मतलब होता है प्लाज्मिनोजन एक प्रोटीन है जिसको यहाँ पे प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम के थ्रू तोड़ दिया गया है। ठीक है, ये क्या होता है, एक पोटेंट फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम होता है, जिसकी वजह से फिब्रिन क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब फिब्रिन एक नेटवर्क फॉर्म करता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है। बट अगर फिब्रिन ही हमारा क्या हो गया है, डीजनरेट हो गया है, टूट गया है, तो ये क्या करेगा, क्लॉट को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर होते हैं प्रोस्टासाइक्लिन। प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन होते हैं, ये एंडोथेलियम लाइनिंग जो कि ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है उसके थ्रू क्या किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट का एक्टिवेशन रुक जाता है। और प्लेटलेट के अंदर एक प्रोटीन मिलता है फिब्रिनोजन, जो क्या बाद में क्या फॉर्म करता है, फिब्रिन, जो कि ब्लड क्लॉट बनाता है। तो अगर ये प्लेटलेट एक्टिवेशन ही इनहिबिट हो गया तो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। फिर होता है थ्रोम्बोमोडुलिन। ये रिलीज किया जाता है एंडोथेलियम लाइनिंग के थ्रू, जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है। ठीक है, ये क्या कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन को एक इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आगे पोलिमराइजेशन नहीं हो पाती किसकी, फिब्रिनोजन की। विटामिन के एक एसेंशियल फैक्टर है जो बहुत सारे कोएगुलेशन फैक्टर्स को क्या करता है, फ़ॉर्म करता है। बट अगर विटामिन के नहीं प्रेज़ेंट तो हमारे जो यहाँ पे कोएगुलेशन फैक्टर हैं, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर से ना के नाम से जाने जाते हैं, 13 जो फैक्टर हैं, वो फ़ॉर्म नहीं होंगे, जिसकी वजह से कोएगुलेशन कैस्केड हमारा वर्क नहीं कर पाएगा और ब्लड क्लॉट फ़ॉर्म नहीं हो पाएगा।